हैं आप लोग? मैं हूं डीपी सर। स्वागत है आपका श्री सोर्स पे। हम लोग जिस सेगमेंट में चल रहे थे उसी में आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री सेगमेंट में, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो जाना था वो था 16 महाजनपदा के बारे में। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं उसके राजवंशों से, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल डायरेक्ट मूव कर जाता हूं मगध के साथ में और मगध के एस्पेक्ट में बताना शुरू करता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको होगा समझ विकसित करने में और याद रखने में। इस वजह से इसको एक अलग से पार्ट बना करके आपके सामने दिया गया है। और पिछले वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाइए, चैनल पर विजिट करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि रिच कंटेंट और अच्छी क्वालिटी आप तक पहुंचाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे ताकतवर मगध निकल के आता है। उन 16 महाजनपदों से सबसे ताकतवर कौन निकल के आता है? मगध। मगध के बारे में ज्यादा परेशानी नहीं लेंगे, अगले वीडियो में लोग मगध करने वाले हैं, कहानी मगध की, तो मगध के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। सबसे ताकतवर मगध निकल के आता है और मगध के राजवंशों को लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इस राजवंश की, उसका नाम है हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश के बाद में बैठता है गद्दी पर नागवंश या शिशु नागवंश, और लास्ट जो बैठता है वो है नंद वंश। बोलेंगे सर क्यों लास्ट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अब मगध नहीं रहेगा। एक ऐसा राजवंश आ जाएगा जो उसकी सीमाओं को इतना विस्तार करेगा कि एक भारतवर्ष का चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। वो है मौर्य वंश। और मौर्य वंश के महान शासक अशोका द ग्रेट उसकी सीमाओं को उस सीमा तक ले जाएंगे जो एक चरम होगा भारत के विस्तार का। मगध नहीं रहेगा, सारे राज्य मिल जाएंगे। मगध के बारे में पढ़ते हैं तो केवल 3 वंशों में फोकस देना होगा, हर्यक वंश, नागवंश और नंद वंश। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इस जाना कि 500 बीसी से इसकी शुरुआत होती है, लगभग 6वीं ईसा पूर्व से जो है राजवंश के आते हैं। तो हर्यक वंश आता है 544 बीसी में और इसकी समाप्ति होती है 444। 100 वर्षों तक ये रहता है, ठीक है। हर्यक वंश के फाउंडर होते हैं मिस्टर बिंबसार। देखिए 2 नाम है हिस्ट्री में, आपको कंफ्यूजन करेंगे। यहां जो है वो है मिस्टर बिंबसार, और मौर्य वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे हुए बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे हुए अशोक। तो अशोक के पिता बिंदुसार, और यहाँ पे हर्यक वंश के फाउंडर बिंबसार में थोड़ा कंफ्यूजन है, बिंब और बिंदु। तो ये बिंब है, और वो कौन थे अशोक के पिता की? बिंदु। कौन थे? बिंदु। कारण क्या था? मौर्य वंश पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। और देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी, विस्तृत चर्चा बाद में होगी। हम हर्यक वंश को देख लेते हैं। हर्यक वंश में 3 राजा हुए जो सबसे महान हुए। सबसे पहले बिंबसार, फाउंडर ऑफ हर्यक वंश। इन्होंने मगध की सीमा का विस्तार किया। साम दाम दंड भेद की नीति क्या होती है, कोई इनसे सीखे। विवाह किए, 2-3 विवाह किए, युद्ध किया, कूटनीति का इस्तेमाल किया, कुल मिलाकर के मगध की सीमा का विस्तार किया। उसके बाद बैठे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिताजी को हल्का कर दिया, जस्ट चिल। पिताजी की हत्या करने के बाद गद्दी में बैठते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु महान राजा हुआ, उसने भी बहुत सारे युद्ध लड़े, विजय प्राप्त करी। उसके बाद अजातशत्रु का भी गेम हो गया और अब गद्दी पे बैठ गए उदयन। एक शेर है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, जन्नत भी है दोजत भी है, ना माने तो मर के दे। बस वैसा है, जैसा अजातशत्रु ने बिंबिसार के साथ किया, उदयन ने अजातशत्रु के साथ किया, ठीक है। और ये वंश कमजोर हो गया। उसके बाद इनके अमात्या थे। अमात्या, अगर तुम लोगों को सीन याद हो बाहुबली का, तो माता शिवगामी देवी दरबार में बैठी होती है और उस समय प्रस्ताव को जो शिवगामी भेजती है उसको अपनी बहू बनाने के लिए प्रस्ताव को ठुकरा देती है। तब जो शब्द शिवगामी बोलती है वो कहते हैं अमात्या सेना को तैयार करो और जाओ। तो वो अमात्या होता था सेनापति, अमात्य बहुत इंपोर्टेंट अधिकारी होता था। और अमात्या ने क्या किया? टेक ओवर कर लिया इस वंश को। वो अमात्या थे शिशुनाग, और शिशुनाग ने फाउंडर थे नागवंश की। नाग डायनेस्टी आई 413 से लेकर 367 तक। शिशुनाग के बेटे हुए कालाशोक, इंपोर्टेंट है, द्वितीय बौद्ध संगति इनके काल में होती है, ठीक है। और उसके बाद में इस नागवंश का पतन हो गया, फिर आ गया नंद वंश। इस काल में मगध सबसे ज्यादा चरम पर था। मगध की प्रतिष्ठा उसके चरम पर थी, कोई मगध के सामने टिक नहीं सकता था। एक ऐसी स्थिति थी नंदवंश के समय। और नंदवंश के फाउंडर महापद्म नंद जी थे। सबसे लास्ट फाउंडर इसके हुए धनानंद। धनानंद बहुत ही रिच था, पैसे वाला था, क्षमतावान था।
लेकिन विलासिता में डूबा रहता था, इसका इसके हाथ से निकल गया। हुआ ये कि इसी काल में युद्ध होता है, जो अटैक होता है इंडिया का सबसे पहला अगर विदेशी अटैक जिसको माना जाए तो वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर का अटैक। राजा पोरस को हरा दिया, उसके बाद उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, वो वहां से वापस हो गया। तो सबसे पहला विदेशी आक्रमण यही होता है सिकंदर का। और सिकंदर के आक्रमण के थ्रू जो है जो मगध साम्राज्य है उसकी कमियां उभर करके आती है। उसके बाद मौर्य वंश के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह पराजित कर नंद वंश को धनानंद को पराजित करने के बाद में अब स्थापना हो जाती है मौर्य वंश की। और मौर्य वंश के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों, कहानी जब शुरू होती है एक छोटे से राज्य से, अब वो एक विशाल देश बनने वाला है। इसकी कहानी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। हमने देखा किस तरह से एक छोटा सा राज्य मगध सबसे ताकतवर हुआ और मगध को भी हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सिकंदर ने जितने राज्य जीते थे, जो भारत का हिस्सा गिर गया था, जिसपे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ दिया था, इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसको भी हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी, जिसकी सीमाएं केवल भारत तक नहीं वरन एक बात का अक्सर चलो डिस्कस करते हैं। जैसे चाइना अक्सर बोलता है कि तिब्बत हमारा पार्ट है, तिब्बत ले लिए, बोले अरुणाचल भी हमारा पार्ट है और सिक्किम भी हमारा पार्ट है। जब इसके ऊपर केस चला तो चाइना दिखाता है कि ये देखिए, ये जो है 7वीं ईसा पूर्व का नक्शा है, सॉरी 4वीं ईसा पूर्व का नक्शा है, और इसमें जो है देखिए बताइए ये राज्य कहाँ है। उसके बाद चाइना ने दूसरा नक्शा पेश किया कि ये देखिए दूसरी एडी का है, दूसरी ईस्वी का नक्शा है, ये दोनों राज्य हमारे में शामिल थे। इंडिया ने क्या करा, अशोक का नक्शा उठाया और ले गए और दिखाया कि आप बताइए इसमें चाइना कहाँ है। इतिहास के आधार पर चलोगे कभी चीजों का हल नहीं निकलेगा कि पहले उसने मुझे पीटा या उसने उसको पीटा। वर्तमान स्थिति पे फोकस देना चाहिए। यही स्थिति फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में भी है। इस वजह से अब भारतीय इतिहास का रुख चेंज हो जाएगा, भारतीय इतिहास बन जाएगा। कोई छोटा सा राज्य नहीं, पूरा राज्य का विस्तार होगा, जो उत्तर से लेकर के दक्षिण में कलिंगा तक इसका विस्तार है, और जिसमें पार्ट शामिल होंगे इधर अफगानिस्तान तक के। और अगर पूर्व दिशा में करें तो पूर्व दिशा में पूरा नॉर्थ ईस्ट का लगभग पार्ट इसमें शामिल होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।